मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी हरियाणा बीजेपी की। हरियाणा में चुनाव से पहले और सरकार के ठीक 9 साल होने के बाद बीजेपी हाईकमान ने पार्टी संगठन में सबसे बड़ा बदलाव किया है। जी हां, ओम प्रकाश धनखड़ की जगह अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में चर्चा मिशन 2024 को लेकर, बीजेपी की तैयारियों को लेकर, संगठन में हुए बदलाव के मायने और असर को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनोहर सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक तरफ बीजेपी 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर भी कस ली है। जी हां, बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। हरियाणा बीजेपी की कमान अब नायब सिंह सैनी को सौंप दी गई है। ओपी धनखड़ की जगह बीजेपी हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं ओपी धनखड़ को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी सीएम के करीबी माने जाते हैं। पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस फैसले से पहले ही ओपी धनखड़ की ओर से प्रेस वार्ता में बदलाव की चर्चाओं को लेकर कहा गया कि हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और उन्हें पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मंजूर होगी। देखिए, कभी भी बदल सकते हैं। पंजाब के बदल गए, चंडीगढ़ के बदल गए, थोड़े दिन पहले हिमाचल के बदल गए, राजस्थान के बदल गए। यहाँ परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है। यहाँ परिवर्तन कोई ऐसा विषय नहीं है कि यहाँ कोई ये कहे कि मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। ये परिवर्तन एक सहज स्वाभाविक यहाँ प्रक्रिया है। यहाँ बदल कभी भी हो सकती है। किसी का यहाँ क्या कहते हैं, वो हरियाणवी में कहना हो तो ठेका नहीं है। मेरे ही दायित्व तो खुद के कितनी बार बदले। कभी मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ, कभी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, कभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कभी हिमाचल से प्रभारी हूँ। तो दायित्व परिवर्तन बीजेपी में एक सहज प्रक्रिया है और उस नाते से ये एक क्या कहते हैं, बैलेट पकड़ाने का काम ये कभी भी किसी का भी हो सकता है। ऊपर भी मैंने भी राष्ट्रीय अध्यक्षों, अनेक राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया, तो ये एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष और ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी इंजन बदलने की बजाय केवल डिब्बे बदल रही है। जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जो ड्रामाबाजी करती है, कई जगह पे जो है सेंसेशनल पैदा करती है, इंडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते, वो सभी एक्सरसाइजों में से ये एक एक्सरसाइज है। प्रॉब्लम जो है उनके, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसके दोनों इंजन में प्रॉब्लम है। उनकी नीति रीतियाँ गलत हैं, मगर वो इंजन को बदलने की जगह डिब्बे बदल रहे हैं और वो हरियाणा की जनता की पूरी कामना से भी है। जाहिर है, मिशन 2024 को लेकर सभी दल अभी से मैदान में हैं। इस बीच बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बीजेपी ने कहीं न कहीं जातीय समीकरण से जुड़ा बड़ा संदेश भी दिया है। ऐसे में देखना यह भी है, नए अध्यक्ष के साथ पार्टी संगठन और चुनावी तैयारियों को कितनी मजबूती मिलती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सुखवीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, और साथ ही राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। चौहान साहब, संगठन में राज्य इकाई के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव, नए कप्तान मिले हैं आप लोगों को, आपकी पार्टी को, लेकिन चुनाव से ठीक पहले चूंकि चुनावी साल में आ चुके हैं, 9 साल सरकार पूरे कर चुकी है, टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे, क्या समझे हरियाणा की जनता? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी संगठन जो है वो एक रिले रेस की तरह चलता है। एक कप्तान अगले कप्तान को उचित समय पर, सही समय पर जो रिले का बैटन है वो सम्मान सहित थमा देता है। अगला कार्यकर्ता, अगला नेता उस कारवां को आगे बढ़ाता है। धनखड़ जी को का कार्यकाल वो समाप्त हो रहा था
उसके बाद स्वाभाविक रूप से नए अध्यक्ष का आना, अगले किसी कार्यकर्ता के हाथ में बैटन जाना, ये होना ही था। और सब लोग इस बात की प्रतीक्षा में भी थे कि बदलाव कभी भी आ सकता है। स्वयं अध्यक्ष जी ने आज सुबह, निवर्तमान अध्यक्ष जी ने जब उनसे पूछा मीडिया के मित्रों ने, उन्होंने कहा कि सहज बात होती है हमारे यहां दायित्व परिवर्तन। हमारे यहां हटाया जाना, बनाया जाना शब्द नहीं होता, दायित्व परिवर्तन होता है। हमारे यहां पद तो कहते ही नहीं, हम दायित्व कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत मजबूती प्रदान की। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों, रचनाओं के माध्यम से वो पार्टी के संगठन को ग्रास रूट तक, जहां पहले उस रूप में मौजूद नहीं था, वहां तक लेकर के गए। हमने देखा कि 75 विधानसभाओं में आज की तारीख तक हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर चुके हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो बूथ पर त्रिदेव, बूथ समिति और उससे नीचे मतदाता सूची के एक पन्ने तक पहुंचा। ये पहुंचाने का काम धनखड़ जी के नेतृत्व में हुआ। नए अध्यक्ष नायब सिंह जी अब इस रिले को आगे बढ़ाएंगे। जहां मशाल उनके हाथ में आई है, उससे आगे हमारे सामने 2024 का चुनाव है, पहले लोकसभा का, फिर विधानसभा का। हम हरियाणा में और केंद्र में फिर से सरकार बनाएं, हैट्रिक हो। हैट्रिक की तैयारी में कप्तान का परिवर्तन हुआ है। नए कप्तान कुछ नए प्रयोग करेंगे, कुछ नए अंदाज में संगठन, जो पहले से खूब ऊर्जावान संगठन है, वाइब्रेंट और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें और जान फूकेंगे। और 2024 का जो मिशन सामने दिखाई दे रहा है, उसको हम और अधिक प्रखरता के साथ उस मिशन को पूरा करेंगे। नई टीम के साथ चलेंगे या थोड़ी बहुत बदलाव किए जाएंगे उसी में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब भी किसी टीम का कप्तान बदला जाता है तो वो अपने लेफ्टिनेंट्स थोड़े बहुत परिवर्तित करते ही हैं। तो अध्यक्ष के रूप में नायब सिंह जी का ये विवेकाधिकार होगा, वो जस के तस उसी टीम के साथ आगे बढ़ें, या कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम भी अपनी टीम में, अपने पदाधिकारियों में, अपनी प्रदेश कार्य समिति में जोड़ें। ये उनका विशेषाधिकार है। वो काम संभालने के बाद इस विषय में निश्चित तौर पर अब पत्ते खोलेंगे। इस संबंध में कोई उद्घोषणा करने का ये उचित समय नहीं है। आज तो उनकी घोषणा हुई है। वे राजस्थान में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सुबह एक ऑनलाइन मीटिंग में हम सब लोग इकट्ठे थे, तो राजस्थान में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण, बल्कि कल हमारे सब जिलों में पत्रकार वार्ताएं सरकार के 9 साल होने के उपलक्ष्य में हो रही हैं। तो नायब जी को भी कुरुक्षेत्र में या कैथल में करने की बात थी, लेकिन वो क्योंकि राजस्थान चुनाव में व्यस्त थे तो इसलिए उनको उसमें से एग्जेम्प्ट किया गया था। और अब तो वो कप्तान हो गए हैं स्वयं। आकर के जब कप्तानी संभाल लेंगे, तुरंत प्रभाव से नियुक्ति तो प्रभावी हो ही गई है, लेकिन काम जैसे ही वो संभालेंगे तो धीरे धीरे फिर आगे की रणनीति भी आपके सामने परत दर परत खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह जी के नेतृत्व में नए तेवर, नए कलेवर के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ, धनखड़ जी के नेतृत्व में जो हम गर्जन कर रहे थे उससे और धारदार, उससे भी अधिक गर्जना के साथ अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए आपको काम करती हुई धरातल पर आने वाले दिनों में दिखाई देगी। टीना जी, बीजेपी कह रही कि नए तेवर, नई ऊर्जा के साथ और पहले से भी अधिक मजबूती के साथ मैदान में होंगे नए अध्यक्ष की अगुवाई में। दीपक बाबरिया, क्यों लग रहा है कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बीजेपी ऐसे कदम उठाती है? जी, सबसे पहले तो मैं नायब सैनी साहब को बधाई देना चाहती हूँ नए दायित्व के लिए, कि उन्होंने नए दायित्व संभालने जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है कि नया अध्यक्ष किसे चुने किसे नहीं, लेकिन ये सर्वविदित था कि लगातार मुख्यमंत्री साहब और ओपी धनखड़ जी की जिस तरीके से उनके बीच जो मनभेद था, जो मतभेद था, वो सबको दिख रहा था। और जिस प्रकार से एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें धनखड़ साहब खुद सीएम के दावेदार बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पता था कि किस प्रकार से इन लोगों के बीच क्या चल रहा है। और जिस तरीके से हरियाणा में कहा जाता है कि 5 रत्नों में नायब साहब मुख्यमंत्री साहब के रत्नों में से है,
तो हो सकता है इसलिए उनको चुन लिया गया हो, क्योंकि यस मैन के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए जो, और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार वो हर प्रदेश में फेल हो गई जहां जहां इनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में जाने वाली है, हरियाणा की बात कर ली जाए, डबल इंजन की सरकार तो वैसे भी फेल हो चुकी है, क्योंकि नुहिंसा इस प्रदेश में देखी है और लगातार बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये चाहे ये अध्यक्ष नए बदले, पुराने रखे, कुछ करे, लेकिन सरकार इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी ये पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो पन्ना प्रमुख, ये तो पन्ना प्रमुख इनसे किसी ने पूछा है क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? हर एक में नहीं, क्या चर्चा का विषय ये है कि सरकार किसकी बनने जा रही है? नहीं, आप ओहो, ये कपोल कल्पनाएं क्यों बांटते हो आप डिबेट में बैठकर? ये काल्पनिक बातें क्यों सुनाते हो लोगों को? संगठन नहीं आपके पास, नेता नहीं आपके पास, नेता कार्यकर्ता गालियां देते हैं एक दूसरे को, और आप सरकार बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हो और फिर ऊपर से उस सपने को लोगों को भी बता रहे हो। आपको एक बात बताइए, आपकी डबल इंजन की सरकार फेल हुई, एक दशक के करीब आपकी सरकार हो गई, कितना काम किया आपकी सरकार ने? आपके पास बताने के लिए नहीं है कि आपने कोई काम किया हरियाणा के अंदर, और कांग्रेस पार्टी तो घर में पहुंच गई है। एक घंटा लगातार इस सरकार के कामकाज को, उपलब्धियों को गिनवा सकता हूँ। अरे आपके नेता बने, अध्यक्ष बने, तो आप खुशी मनाइए ना, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? और मैं तो आपके नेता को बधाई दे रही हूँ, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि विपक्ष आपके नेताओं को बधाई दे रहा है। तो आप शांति रखिए, थोड़ी तसल्ली भी रखा कीजिए, अपने टाइम में बोल लीजिए। वैसे फिर आप अपनी उम्र का बहुत वो करते हैं कि मैं तो राजनीति में बहुत पुराना हूँ, तुम तो नहीं हो, पर्सनल कमेंट करना शुरू कर देंगे फिर आप। तो उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहिए पर्सनल कमेंट कौन कर रहा है अब? हरियाणा की अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करिए। आप ही करते, आईना रख लीजिए सामने। छोटी हूँ आपसे, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आपका जो आईना रख लीजिए सामने। भूपेंद्र के यादव को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घेरा है ना आपके कार्यकर्ताओं ने, अभी मुझे लगता है हरियाणा में भी अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हाथी के ही नायब सैनी को घेरने वाले हैं, ओपी धनखड़ को या सीएम साहब को। सीएम साहब को कुछ समय पहले नजरबंद रोक भी लिया था महेंद्रगढ़ में, सुना है, सब वीडियोज आ रही है। तो आपकी सरकार लगातार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आप उकलाइए मत, और आपकी सरकार जाने वाली है। आप चाहे, मैं कहती हूँ फिर बार बार की कुछ से, ये आपकी अपनी पर्सनल मैटर है, आप लोगों आंतरिक मुद्दा है कि आप किसे बनाए किसे नहीं, लेकिन इस मुख्यमंत्री को एक ऐसा यस मैन चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ करे, क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि धनखड़ साहब और सीएम साहब की क्या अलग अलग, आप कह रहे हैं कि हाँ में हाँ करे, क्या उनमें कोई मतभेद थे? मतभेद उनके सामने सबको पता था। संगठन और सरकार में तो अच्छा तालमेल का दावा करते हैं बीजेपी, कोई अभी भी। फिर वो वीडियो जो आ रहे थे सबके सामने, वो क्या झूठे थे? वीडियोस में भी तो वो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, मेरे खुद के घर में मैं अपने बयान थोड़ी दे रही हूँ। मैं वीडियो पर ही कमेंट करना सही बात नहीं, आप कमेंट करिए, भले ही अपने टाइम पर कर लीजिए, थोड़ा मुझे भी बता लेने दीजिए कि आपकी कसमी और करनी में क्या फर्क है। देखिए जनता ने आप पर भरोसा किया, लेकिन उसके बावजूद आपने दिया क्या जनता को? लगातार झूठ परोसने का और जुमलेबाज देने का काम किया, इस प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का। और हम बार बार कह रहे हैं कि जहाँ 13,000 वैकेंसी निकलती है, आप 14 लाख जो स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं, इससे साफ दिख रहा है कि सरकार के अंदर कोई ऐसी विजन नहीं है कि काम करे। आप बदलते रहिए, उससे आप डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। एक तो आपका ठीक है, उत्तर पूरा हुआ, आपकी आवाज भी हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। जॉन साहब काउंटर में बहुत छोटा जवाब आप दीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे चर्चा में। एक तो ये जो बार बार कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो इनसे मैं ये कहूंगा कि आंखें खोलकर और कान खोलकर खुले मस्तिष्क के साथ हरियाणा में रहना शुरू करिए। अगर कोई हरियाणा में रहता और कांग्रेस की ये सम्मानित प्रवक्ता ये हरियाणवी होती और हरियाणा में रहती, तो इनको पता होता कि जितनी नौकरियां 10 साल में कांग्रेस ने दी, सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, उससे दोगुनी नौकरियां मनोहर जी के नेतृत्व में, धनखड़ जी के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा की सरकार ने दी 9 साल में। उससे दोगुनी हम 10 साल में दे चुके होंगे। 1,10,000 नौकरियां हमने दी 9 साल में, जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब तक 2 गुना यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। इनके कार्यकाल में कुल मिलाकर के 6 मेडिकल कॉलेज थे हरियाणा में, आज 15 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में नहीं, इनके कार्यकाल से पिछला कार्यकाल, उससे पिछला कार्यकाल भी, कुल मिलाकर जब से हरियाणा बना तब से लेकर हमारी सरकार बनने तक जितने महिला कॉलेज हरियाणा में बने थे, उससे ज्यादा महिला कॉलेज मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में बन गए। और ये भी यही कहती है कि कुछ नहीं हुआ,
और इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही कह के लोगों को गुमराह करते नहीं, इन्होंने हैं। तो ये भी कहा रही चौहान बात साहब धनखड़ कि जी ने इनका अपने कहना है विधानसभा कि क्षेत्र में धनखड़ साहब की और सीएम साहब की नहीं बनती थी, कांग्रेस प्रवक्ता को ये लगता है, इसलिए नायब सैनी आ गए उनकी जगह पर। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, देखिए कांग्रेस प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के बारे में ABC भी मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस जैसी जूतम पेजार नहीं होती। कांग्रेस की तरह वहां अलग अलग कंपनियां, अलग अलग धड़े और गुट बना करके काम करने की परंपरा नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, संयम से उत्तर, मैं वीडियो पर उत्तर दूंगा। कार्यकर्ता बिल्कुल अरे सुनिए देवी जी, देवी जी सुनिए तो सही, देवी जी सुनिए तो सही, राजस्थान में इनकी कहां सरकार है? भारतीय जनता पार्टी में इनको मालूम ही कुछ नहीं रहता, ये आई बाई बोलती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर धनखड़ जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सहज भाव से ये कहा कि भाई जिताओगे तो मैं अभी मनोहर जी के साथ वाली कुर्सी पे बैठता हूं, जो पहले नंबर वाली कुर्सी है वो भी मिल सकती है, ये कुछ गलत कह दिया क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा था क्या जिससे वो दोनों नेताओं के बीच में टकराव दिखाई देता हो? सियासत में, प्रजातांत्रिक राजनीति में हर व्यक्ति को विधायक सांसद बनने की कामना करने का अधिकार है, हर विधायक सांसद को मंत्री होने की कामना करने का अधिकार है, और हर विधायक सांसद को मुख्यमंत्री हो जाने की या प्रधानमंत्री हो जाने की कामना करने का अधिकार है। इस प्रजातांत्रिक अधिकार पर सार्वजनिक रूप से सहज भाव से टिप्पणी कर दी तो इनको लगा कि जैसे इनके यहां जूतियों में खीर बटती है, भाजपा में भी ऐसा ही होता है। भारतीय जनता पार्टी में साधारण से साधारण कार्यकर्ता, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे हमारे नायब सिंह सैनी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, ये बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि के साधारण परिवारों के लोग हैं। हमारे यहां इनकी तरह राज परिवारों में पैदा हुए लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते। इन्होंने प्रधानमंत्री का पद एक परिवार के लिए आरक्षित कर रखा है। ये हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए तो वो यही चाहते हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए और किसी की बात नहीं होनी चाहिए। भाजपा में ऐसा नहीं होता। जी चौहान जी, अभी मैं डिबेट में इनेलो पार्टी को जोड़ूं, बूथ के लेवल से शुरू करके अमित शाह बन करके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। विजेंद्र रेड्डी जी, नया चेहरा, नई ऊर्जा, नई शक्ति, बहुत शुरू की थी। ठीक है, बहुत सारे दावे हो रहे हैं बीजेपी पार्टी की ओर से। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? क्योंकि जातीय समीकरण साधने का भी प्रयास तो किया गया कि बीजेपी की ओर से। देखिए, हाँ ज्योति जी, एक ऐसी नाव जिसमें हजारों छेद हो चुके हैं, उसका खेवनहार यदि बदल दिया जाए तो ऐसी नावें कभी किनारे नहीं लगा करती, किनारे नहीं पहुंचा करती। अब जो ये सेकंड टेन्योर सरकार का चला हुआ है, इस सेकंड टेन्योर में इतने सारे आंदोलन हुए, इतने सारे धरने प्रदर्शन हुए, उनको गिनवाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। उन सब से सरकार ने ये एहसास हुआ कि उनकी जमीनी लेवल पर उनका जो ग्राउंड है वो खिसकता जा रहा है, उनकी जमीन खिसकती जा रही है, और कहीं ना कहीं भाजपा को ये आभास होगा कि आने वाले चुनाव में तुम्हारी बहुत बुरी दुरुक्ति होने जा रही है। इसलिए उन्होंने इस सारी जो बुराई का एक तरह से ठीक रहा और ओम प्रकाश धनखड़ जी के सिर पर फोड़ने का काम किया। अच्छा। इनडायरेक्ट रूप से उनको इस बात का डर सता रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री को तो चेंज नहीं कर पाएंगे। वो तो संगठन की जिम्मेदारी थी, वो कोई योजना या नीति थोड़ी ना तैयार करते थे सरकार की। सरकार अगर नाकाम भी है तो क्या किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, हाँ जी, किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष है उसकी भी उतनी ही जवाबदेही होती है कि वो सरकार से ठीक से काम करवाए, जनता के हित की नीतियां लागू करवाने का काम करे। और ओम प्रकाश धनखड़ जी बिल्कुल चुपचाप बैठे रहा करते थे, वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उनको जो है ना बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। दूसरी बात देखिए, मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपके प्रश्न का जवाब जरूरी था। मैं बधाई देता हूं नायब सैनी जी को, उनको ये कार्यभार मिला है अध्यक्ष का हरियाणा का, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन नाव बहुत छेदिली हो चुकी है, कैसे इसको चलाने का काम करेंगे वो उनका काम है। ज्योति जी, ये जो सरकार के प्रति विरोध था, नंबर एक बात ये है, इस वजह से इनको बदलने का काम किया। और दूसरी बात जो अभी ये कह रहे हैं कि यदि ये कहा जाता है कि पहली कुर्सी भी मिल सकती है, उसी का ये नतीजा
नंबर 2 ये भी इसका एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं धनखड़ साहब में सीएम बनने की लालसा झलकने लगी थी और उसको मुख्यमंत्री महोदय ने आभाषित किया कि ऐसा हो सकता है और इसलिए इसको अभी से ही खत्म करने में उसको फायदा होगा। और सीएम साहब और धनखड़ साहब में एक अविश्वास पनप चुका था। आपने देखा होगा जहां जनसंवाद कार्यक्रम हुआ करते थे वहां भी धनखड़ साहब बहुत कम उपस्थित होते थे सीएम के प्रोग्रामों में। और इसके अलावा ये कुर्सी वाली जो बात हुई है ये भी बात है और बहुत कम इनका आपस में मिलना जुलना हुआ करता है। ये जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगली बात एक और बड़ी बात है, ये तो बदलने के कारण हो गए। दूसरी एक और बात है कि मुख्यमंत्री महोदय और हमारे बीजेपी वाली पार्टियों का इनका एक जाट विरोधी चेहरा भी उभर करके सामने आया है। ये जहां किसानों के साथ इन्होंने अत्याचार करने का काम किया, उनके ऊपर लठ बरसाने का काम किया, एक किसानों के आंदोलन को जाटों का नाम देने का काम किया। इसी प्रकार से जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन का जो आंदोलन हुआ था 2016 में, जाट ही है ना, उन्होंने जाटों का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया घोषित करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय सचिव बनाया गया कि अब तक प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, पिछले इनके जो अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे बराला जी, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। सबसे अधिक मंत्री भी इसी समुदाय से बनाए गए। हाँ, और इसी सरकार में तो उपराष्ट्रपति भी जाट समुदाय से ही बनाए गए। आंदोलन नहीं हुए थे ये। हाँ, ये उस समय तक ये आंदोलन नहीं हुए थे। और हरियाणा प्रदेश में हमारे बीजेपी के भाइयों को ये नहीं चाहते कि जाट जो है ना आगे बढ़े, इसलिए जाट चेहरे से इनको नाराजगी थी, इसलिए उनको उतारने का काम किया। और अगली बात जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। ये कहते हैं कि हमारे अंदर तो बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आज स्पष्ट रूप से मैं 5 रत्न की तो बात नहीं करता, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नायब सैनी बिल्कुल मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष को बनवाने का काम किया है। कोई लोकतंत्र नहीं है। एक तरफा जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में अपनी चलाने का काम करते हैं और पूरी कांग्रेस ने जोर लगाने के बाद भी उन्होंने अपने चहेते को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने का काम किया, इसी प्रकार से आज जो है ना जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लाइन पर चल चुके हैं। और जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को बिठाने का काम किया, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बिठाने का काम किया जाएगा और उसको हरियाणा प्रदेश में खत्म करने का काम किया जाएगा। अब हमारे प्रवक्ता की 2-3 बातें और मैंने नोट की हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा संगठन धनखड़ साहब ने किया है, तो उसका सिला क्या दिया आपने? उसको खूडे लाइन लगाने का काम किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के स्टेटस क्या होता है और एक राष्ट्रीय सचिव का स्टेटस क्या होता है, सब जानते हैं। एक प्रदेश में 3-4 राष्ट्रीय सचिव जरूर होंगे, हम नहीं जानते कौन कौन सचिव हैं। और 10 दिन के बाद ओम प्रकाश धनखड़ को भी लोग भूल जाएंगे कि ओम प्रकाश धनखड़ राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये किस प्रकार का पद है और प्रदेश अध्यक्ष का क्या पद होता है, इसको सभी भली भांति जानते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को यही सिला मिला है अच्छा संगठन खड़ा करने का। उनको ये भय हो गया कि ये लोगों में जो है ना कहीं पॉपुलर हो रहा है, इसलिए खूडा लाइन लगाने के लिए इनको वहां पर बिठाने का काम किया गया है। अब ये कहते हैं संगठन में तो परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और जब इलेक्शन के मात्र 7 महीने बचे हुए हैं, ऐसे मौके पर मैं नहीं मानता कोई भी समझदार राजनीतिक दल अपने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने का काम करता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को ग्राउंड पर काम करना होता है और मुख्य चेहरा होता है किसी भी पार्टी इनका तो कार्यकाल भी पूरा हो गया था ना, उसको और ऐसा नहीं कि पार्टियां करती हैं, पिछले ही इलेक्शन। अब 7 महीने में ये है, इनको रोकना चाहिए। मुझे उत्तर देने का अवसर दें कृपा करके। दूसरे दलों की देखिए, कांग्रेस ने पिछले चुनाव से ठीक पहले संगठन में बदलाव किए थे। ज्योति जी, मैं संगठन में काम करता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। हाँ। ज्योति जी 5 सेकंड और लेता हूँ। मैं इनेलो पार्टी के संगठन में काम कर चुका हूँ। प्रदेश अध्यक्ष तक का जो मतलब सैलों के प्रदेश अध्यक्ष है वहां तक का मुझे पता है संगठन खड़ा करने में कितना जोर लगता है। और जब नया प्रदेश अध्यक्ष आता है तो कम से कम 1 साल उसको लगता है अच्छे से सेट करने में पार्टी को। हाँ। तो अब इस तरह से एकदम चेंज किया गया है जो धनखड़ साहब को बड़ी बात इसके पीछे जरूर है। और जो मैंने 3-4 बातें कही हैं, इनमें से कोई ना कोई जरूर बातें और तीनों भी हो सकते हैं, इसलिए इनको खूडे लाइन लगाने का काम करने का काम किया गया है। अगर संगठन ये कहते हैं कि हमारा पन्ना प्रमुख बन गया, सब कुछ बन गया, तो वो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खड़ा किया था। आम आदमी पार्टी और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी देखने वाली बात ठीक है। सुखबीर तंवर जी, इसमें कोई देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यकाल पूरा हो गया था, नहीं बदला करते थे।
कार्यकाल उनका पूरा हो गया था, लेकिन चूंकि कार्यकाल खत्म होते ही उनको नहीं बदला गया, तो फिर धनखड़ जी का कार्यकाल पूरा हो ये गया था। संशय था कि जगत हो सकता है प्रकाश उनकी नड्डा का भी कार्यकाल पूरा हो गया था। ठीक है, उनको तो उसको एक्सटेंशन मिल गई थी ना। इनको एक्सटेंशन क्यों नहीं दी गई? ठीक है, तो ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना, बीजेपी से जवाब लेंगे। खैर, सुखबीर तंवर जी, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और कार्यकाल खत्म होते ही उन्हें नहीं बदला गया, तो ये एक चर्चा या फिर इस तरह की कयास थी कि हो सकता है उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। के तो आप क्या असर इसका देख रहे हैं? नायब सिंह सैनी के जरिए कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को भी साधने का प्रयास किया गया, कि जातिगत समीकरणों से जुड़ा एक बड़ा संदेश दिया गया कि बीजेपी की ओर से। देखिए, सर्वप्रथम नायब सिंह सैनी साहब को आज जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, ये लोकोक्ति बिल्कुल स्टिक बैठती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परिवर्तन किया है, निश्चित तौर पे 9 वर्षों के कुशासन और विफलताओं को लोगों के दिल से, जहन से हटाने का एक विफल प्रयास है। जिस प्रकार से शिक्षा में विफल रहे हैं, अनेक इन्होंने स्कूल बंद किए, हजारों स्कूल बंद किए हैं। स्वास्थ्य के नाम पे जिस प्रकार के हालात प्रदेश में है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अभी 15 कॉलेजेस की बात कर रहे थे, जो क्या हालात चल रहे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। गुड़गांव उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और बिजली के जो हालात है, सबसे ज्यादा रेट बिजली के हरियाणा में, दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल शून्य है। इसके अलावा सड़कों के हालात कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने को तो कह रहे 25 करोड़ प्रत्येक हल्के में दे रहे हैं, लेकिन हमें तो लगते वो दिखाई नहीं दे रहे। और आप चारों तरफ आप देख ही रहे हो जिस प्रकार के हालात सड़कों के। और कृषि में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निरंतर डीएपी खरीद की, जो डीएपी खाद की जो काला बाजारी है, वो विगत के सालों में भी रही जब से सरकार आई और आज भी है। इसके अलावा जिस प्रकार से बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, वो मुझे कहने की बात नहीं। अनेक प्रकार के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध है। और युवा जिस प्रकार से अपराध, नशा और कौशल विकास में शून्य हो चुका है, वो सब आपको पता है। और महिला सुरक्षा में और जिस प्रकार से महिला पहलवानों ये बातें तो तंवर जी आपको बोलनी है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में जिस प्रकार से, नहीं विषय है नहीं ये आप आम आदमी पार्टी की इंट्रो स्पीच है, आप लोग इंट्रोडक्शन देते ही देते हैं शुरुआत में। पंजाब में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, क्यों नहीं टॉपिक पे आ रहे हैं? मैं तो बहुत इन्होंने ये रटन तो भाई रुक तोते की तरह। अरे रुक जा भाई, आपका भी तोता ठीक है और कोई बात नहीं। परिवार पहचान पत्र में जिस प्रकार से 5 लाख से ज्यादा इन्होंने पेंशन काटी और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे। और जिस प्रकार से यासी कंपनी जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का सर्वे किया और 58 करोड़ का इन्होंने भुगतान कर दिया। और अब तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया क्या? इसलिए धनखड़ साहब की जगह ये इसको मुद्दे कैसे कनेक्ट करेंगे आप? भ्रष्टाचार, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? लगभग पेपर लीक। और इसके अलावा बता दूं मैं, 9 साल का कार्यकाल है जिस प्रकार से इनका विषय रहा। 9 साल में से 4 साल से ज्यादा पंचायती राज का भंग रहना। और नगर निगम के चुनाव की सुन लो, 2 साल से ज्यादा फरीदाबाद, 1 साल के करीब गुड़गांव और 2 साल से ज्यादा नगर निगम मानेसर का गठन हुए होंगे। आखिर ये सारी विफलताएं स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अपना आकलन किया। रोक ही रुक भाई, रुक जा, कोई बोल रहा आपके बीच में? शांति रखो जरा, धैर्य से सुनो। जिस प्रकार से वॉलंटियर मैपिंग करवाई, क्या पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हो? कुछ तो का इस्तेमाल, लोकसभा का संगठन बनाया, जिला का संगठन बनाया और तमीज संगठन बनाया, सर्कल का पूछा कुछ जाए, भड़कते कुछ है, कैसी बात कर रहे हो? बात है। और निश्चित तौर पर चीखने से कुछ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की उभरती हुई लोकप्रियता है, हताश, परेशान, निराश हो चुके हो। और उसका प्रत्येक प्रमाण ये, जिस प्रकार से आप लोकतांत्रिक तरीके से जो विद्यार्थी मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने गए, क्या किया आपने? क्या किया? झूठे मुकदमे दर्ज करा दो। सारे देश ने वो वीडियो देखा है। ये आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। हरियाणा प्रदेश तानाशाही के खिलाफ मन बना चुका है। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय मुखिया आपको सबक सिखाया जाएगा। अपने राष्ट्रीय मुखिया के लिए सबके बीच में बोलने की मैंने क्या प्रश्न किया? मैंने सवाल को सुधार लो। मैंने सवाल क्या किया था आपसे? प्रोफेसर लगाते हो नाम के आगे, प्रोफेसर वाले गुण कोई नहीं आपने। बीच में बोलना बंद किया करो। चलिए व्यक्तिगत कमेंट नहीं, पर्सनल तमीज तो आपको है ही नहीं ना तंवर साहब। समस्या आपके साथ, आदमी के बीच में बोलते हो। आपके पास समस्या ही है आपके साथ। आपसे पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देते हो, दूसरे को आपकी बात को ध्यान से सुन रहे क्या एक भी ऐसी बात की जो आज के विषय से जुड़ी हुई? क्या साबित करना चाहते हो? अरे क्या साबित
तमीज से बात आपको करनी नहीं होती, कभी भी शिष्टाचार से बात नहीं करते। लेकिन ये पब्लिक कंवर साहब लोग सुन रहे हैं, हरियाणा मुख्यमंत्री की लड़ना चाह रहे हैं, हरियाणा के लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब जानते आप हैं किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं आप पर। भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर पे आप करते हो, सिवाय बेतुकी बातों के अलावा कुछ नहीं आपके पास। आप लोग तो कुछ देख रहे नहीं, हैं, आपको आपको बीच फैसला में बोलना ही करना बोलना है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सब लोग धैर्य से ज्योति सुनते जी। हैं, लेकिन आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको ज्योति जी, चलो मैं चलिए आपने ज्योति जी। ठीक है अपनी बात कह ली, ज्योति जी। आपने अपने समय में अपनी बात कह ली। चौहान साहब बोले। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव कब किया जाए, कैसे किया जाए, इस बात का निर्णय एक तो ना आम आदमी पार्टी को करना है, ना कांग्रेस को करना है, ना इंडियन नेशनल लोकदल। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हमने तो कहा है भाई, आपको कहा है एक सेकंड जब बीच में बोलेंगे तो सुनेंगे ना, रुको जब बीच में बोलेंगे तो सुनेंगे। रुको। हमने नहीं कहा आप रोज बदलो अध्यक्ष, लेकिन जो विफलता है उनका जवाब मांग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है, इनको उसका सुन जवाब दो। लीजिए आज, इनको अपनी जग हसाई करानी है, करवा कोई लीजिए। जगह नहीं, जगह आपकी हो रही है। आप लगे रहिए, ऐसी लगे रहिए, मैं उत्तर दूंगा। जगह आपकी होती है, अरे आदत आपकी खराब है। हम नहीं बोलते बीच में किसी के। सुनो तंवर साहब, सुनो तंवर साहब, आपके पास जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब होता नहीं। आप मेरे पास ऐसे कोई सवाल ही नहीं था। बता मैंने आपके संगठन में क्या कहना है, मैं तो अपनी बात करूंगा ना, और आपकी विफलताओं की बात करूंगा, वो मैंने करनी होती है। फिर क्यों बोल रहे हो, फिर क्यों बोल रहे हो? मेरे संगठन पे चर्चा हो रही है तो क्यों उछल रहे हो बिना मतलब अपना व्यवहार सुधारे, आप अपना व्यवहार सुधारे, और मेरे तो बीच में ऐसे ही होंगे। और ये 3 में न 13 में अरे छोड़ दो, हरियाणा में कहीं है नहीं, अरे दो कभी होंगे नहीं, याद कर लो, ये उपदेश दे रहे हैं आने वाले नहीं हो। जो दिल्ली में आईना दिखाया ना 4 बार, 4 बार आईना दिखाया दिल्ली में, फिर देखोगे। सुखबीर तंवर जी, इनको अपनी बात कहने कुछ नहीं है, कम बोला करो और ठीक बोला करो और अपनी बारी में बोला करो। मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन हो, कब दायित्व परिवर्तन किया जाए, इसके लिए हमें किसी विपक्षी दल से उपदेश, सलाह या कंसल्टेंसी की आवश्यकता नहीं है। हम विचार और संगठन पर आधारित पार्टी हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ विचार और संगठन, विचारधारा और संगठन मायने रखता है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार पर आधारित पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल पर आधारित पार्टी है, यही हाल इंडियन नेशनल लोकदल का है। यही हाल, रुक जाओ यार, बेचैन सिंह रुक जाओ, बेचैन सिंह तंवर साहब, बेचैन सिंह तंवर साहब रुक जाओ, रुक जाओ, क्या ये रुकेंगे क्या? ज्योति जी मुझे कहने दीजिए। सुखबीर तंवर जी और टीना जी, आप भी सुनिए। आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे ना, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे, सुनिए आप। कितने बेचैन लोग हैं। मैं विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, हमें अभी मैंने रेडू साहब को सुना, इन्होंने कहा कहीं लोकतंत्र नहीं है। हमें लोकतंत्र का उपदेश वो तो दे जिसकी अपनी पार्टी या परिवार में लोकतंत्र हो। जिस पार्टी का नेतृत्व एक परिवार के भीतर सिमटा हुआ था और उस परिवार में भी पट्टम होगी, एक परिवार जिनसे संभला नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और उपदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनमें से कोई से एक दल में लोकतंत्र नहीं है, कोई सा एक दल प्रजातांत्रिक तरीके से संगठनों के चुनाव नहीं कराता। और कांग्रेस की हालत तो ये है कि टीना करवीर जी की पार्टी, टीना करवीर उस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आपके यहाँ थोड़ी ना ऐसी उठा के आपके यहाँ आपको तो मालूम ही नहीं आपके यहाँ क्या है। टीना करवीर उस पार्टी की प्रवक्ता हैं। टीना करवीर उस पार्टी की प्रवक्ता हैं। टीना करवीर उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जहां पिछले 10 साल से टीना करवीर, देखिए ज्योति जी, टीना करवीर
इतना टीना आपके यहाँ कर्मवीर, कैसे चलता है? ये होता है। टीना कर्मवीर सुनिए, टीना जी सुने आप। टीना कर्मवीर मैं अपना ही बता रहा हूँ, नहीं, टीना तो कर्मवीर अपना को बताइए सुनना ना। चाहिए। आपके यहाँ जेपी टीना नड्डा कैसे चुन कर्मवीर के आते उस हैं? पार्टी की कौन प्रतिनिधि सा है। चुनाव होता अरे है? रुकिए ना, रुकिए, अरे रुको ना, रुको तो सही। टीना कर्मवीर उस पार्टी की प्रवक्ता है जो 10 साल से अपना जिलों का, प्रदेश का संगठन नहीं बना पाई और ये यहां उपदेशक बन रही हैं। हमारा ये कहना है, हमने एक दमदार धुरंधर प्रदेश अध्यक्ष के बाद और अधिक डायनामिज्म के साथ काम करने में सक्षम नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पुराने अध्यक्ष के द्वारा किए गए दमदार काम को आगे बढ़ाएंगे, उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उनको धूल चटाएंगे जो एक परिवार की पार्टी है, जो आधे परिवार की पार्टी है, जो 10 जनपद की दास पार्टी है। ये हमारा मुकाबला 2024 आपके में जनता न के लोकसभा प्रति में कर कोई जवाब पाएंगे, नहीं है। न आप बस विधानसभा में कांग्रेस कर को पाएंगे। कोसते रहिए और इसी वजह से आप आज कंवर के साहब चुनाव सुनिए, हारने जा रहे हैं। कंवर और हरियाणा में तो आपकी साहब हार को बताना सुनिश्चित है। चाहता हूं, नहीं, ये आपकी जो हार यहाँ हरियाणा में तो ज्ञान सुरक्षित है। बगाड़ते 5 हैं, राज्यों में भी आप रुकिए, चुनाव नहीं आने वाले, जीतने वाले हैं। समझे सुनिए आप? तो सही, सुनिए तो सही। नहीं, आप बार आ रहे हैं अपनी पार्टी का बताइए। कहाँ आपके हैं? अध्यक्ष बने, आप आपको तो तो खुश कहीं भी होना नहीं चाहिए है। कि नए अध्यक्ष आप बने। तो अपनी पार्टी का ऐसे, गुणगान करिए आपकी ना। हालत ये आप है, दूसरी पार्टी को क्यों आपकी प्रताप हालत कर रहे हैं? ये है, अपनी जवाब टीना नहीं है कर्मवीर आपके पास। की टीना जी, मैं पार्टी जनता ऐसे को लोगों मैं को, डिबेट को आगे ऐसे नहीं लोगों ले को जा साथ पाऊंगी। लेकर चल रही है टीना नहीं, तो कर्मवीर आप की इन्हीं को पार्टी। समय जब आप दे लोग रहे हैं। अपने अपने समय में बोलेंगे, ये चिल्ला चिल्ली, ये कोई फायदा नहीं, इसका वक्त की बर्बादी है। इनको 2-2, 3-3 बार समय मिल चुका है। तो मैं तो इनको समय मिल चुका है। मैं ये कह रही हूँ कि सभी अपनी बारी में बोलेंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा, सभी को मिलेगा। नहीं, वो ठीक है कि ये सत्ताधारी पार्टी के तो ये कुछ कहना चाह रही है, समय मांग रहे हैं। भी तो अपना समय बोले। आप शांति से बैठी हैं, इन्होंने टाइम मांगा है तब इनको टाइम दिया गया है काउंटर करने के लिए। अगर आपने मांगा होता, आपको टाइम नहीं मिलता, उसके बाद आप ये शिकायत करते। कांग्रेस पार्टी मैं जब से नहीं, सीक्वेंस में अगर चलेगी तो अभी राजेंद्र जी को भी समय दिया जाना है, लेकिन अगर आप कहेंगे आपको कुछ कहना है तो आपको टाइम मिलेगा। आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना था अभी तक। आपको शिकायत है कि आपको टाइम नहीं दिया गया। अभी डिबेट का वाइंड अप नहीं हुआ है, समय मिलेगा आपको। मैं राजेंद्र जी को चर्चा में जोड़ती हूँ। जाधवन साहब, ओपी धनखड़ की बात करें, ग्राउंड पर लगातार एक्टिव रहे और चौहान साहब का दावा है कि मजबूत किया संगठन को। पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए गए अधिकतर हलकों में हो चुके हैं। नायब सैनी की बात करें, सीएम साहब के करीबी माने जाते हैं, उनके गुड बुक में आते हैं और बीजेपी मानती है कि बेदाग छवि की हैं। तो कितना अंतर आप देख रहे हैं दोनों की अगुवाई में और कितना फायदा पार्टी को इससे मिल सकता है? नहीं, देखिए, धनखड़ जी ने काफी काम किया और पार्टी के जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाने का जो काम था, जो ग्राउंड लेवल पर और जो है तमाम जो है करीब 75-80% तक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके थे। तो इतना उन्होंने काफी काम किया है ग्राउंड पर। तो मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन के पीछे कुछ और ही समीकरण है और मुख्यमंत्री उनके साथ मतभेद की बात तो फैलती नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो वहां भी बदले गए जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जैसे कि पंजाब में और राजस्थान में और दूसरी जगह। बिल्कुल, तो चंडीगढ़ में, उससे पहले हिमाचल में। वाली बात भी ठहरती नहीं है। दूसरी क्या है कि सरकार का भी अब संध्या काल है, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है। तो इस समय तो कोई सत्ता का आनंद लेने का टाइम नहीं है, बल्कि मेहनत ही मेहनत है कि लोगों के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री जनसंवाद में लगे हुए हैं। दूसरे मतभेद का ऐसा कोई कारण नजर नहीं आया। वीडियो में जो भी कुछ कहा गया हो, लेकिन कहीं उन्होंने सरकार चलाने में बाधा डाली हो, कई मंत्रियों और विधायकों को जो है बगावत के लिए उकसाया हो, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। वो अपना संगठन का काम कर रहे थे, बखूबी चल ही रहा था और मुख्यमंत्री अपना काम करने में व्यस्त है, वो सरकार चलाने में व्यस्त है। ज्यादातर तो ये लगता है कि इसमें कुछ जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। ये जो है नायब सैनी को लाकर जो अन्य ओबीसी, जो जाट समुदाय के अलावा जो ओबीसी समुदाय है, मुझे लगता है कि उसको साधने का प्रयास किया गया। जैसे आज ही तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि ओबीसी को साधने का काम चल रहा है कि तेलंगाना में हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ओबीसी को साधने का काम है। मुझे लगता है कि ये सैनी साहब को जो है इसलिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ठीक है कि कुछ ऐसा महसूस किया गया होगा कि वो ओबीसी मोर्चा में भी थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राजस्थान में भी सह प्रभारी बनाया गया था। तो काफी कुछ, और कुछ मुझे लगता है कि यंग और एनर्जेटिक महसूस करते हुए वो कुछ पार्टी की भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है कि कुछ कार्यकर्ताओं के लेवल पर कुछ इस तरह का संतोष रहा हो अंदरूनी। तो इसमें
इसलिए चेहरा बदलकर और पार्टी को चुनाव में ले जाने के लिए और ज्यादा मजबूती के साथ तैयार करने का कदम ये दिखाई देता है। इसमें और दूसरी बातें नहीं दिखाई देती। और जाति आधार पर हटाने की बात जहां तक है, वो तो जहां भी हटाया जाएगा तो जो नेता जो हटाया गया वो जिस जाति समुदाय से संबंधित होगा तो ये कहा जाएगा कि इस पर इस जाति विशेष के विरोध में कदम उठाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हो सकता है। और ऐसा करके तो फिर कोई भी पार्टी अपने को जो है नुकसान में ले जाएगी, अपना ही नुकसान करेगी, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा उपाय कदम होगा। तो ये नायब सैनी जी को जो लाया गया है, मुझे लगता है ये जाति समीकरणों को साधने का प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरणों को बड़े साइलेंटली साधती है, दूसरों का तो शोरगुल मचा देती है। देखो इनके यहाँ जातिवाद है, ये जाति के आधार पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये अपना जाति मैनेजमेंट वो धीरे से कर देती है। तो ये बड़ा धीरे से किया हुआ मैनेजमेंट है कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। टीना जी, आपको शिकायत थी, आपको टाइम नहीं मिला, आपसे सवाल भी आएंगे तंवर जी आपके पास भी। ओबीसी समुदाय से आते हैं नायब सिंह सैनी, तो क्या ओबीसी समुदाय को साधने का बीजेपी हाईकमान का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाए हरियाणा में? देखिए, जब जाति जनगणना की बात आती है तो ये जाति जनगणना करवाते नहीं है। ओबीसी जाति राहुल जी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तब जाकर मुझे लगता है कि ये भी खैर नींद से जाग रहे हैं। और अच्छी बात है कि जो मुद्दा जो आज कांग्रेस उठा रही है, कहीं ना कहीं अब ये उसमें ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है हम लोगों के लिए तो ये। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये ओबीसी की अगर ओबीसी के नाम पर ये अध्यक्ष बना भी रहे हैं तो फिर ओबीसी से इनको नफरत क्यों है कि जब जाति जनगणना की बात करते तो ये इनकार कर देते, या ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात होती है तब मना कर देते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हरियाणा की जनता इन पे भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि अगर ये वो सब काम करते उस तरीके से जाति को साधते हुए, अगर ये उस तरीके का प्रयास करते, उनको आरक्षण देने का काम करते या उनको जितनी हिस्सेदारी है देने का काम करते, तो हमें लगता है कि जनता भी उनको लेकर खुश होती कि हाँ हमारे लिए ये लोग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी, जो कि उन्होंने सीएम बनने के बाद अपने आप को उसमें ओबीसी में नहीं, प्रतिनिधित्व देने की बात भी तो होती है ना, सबको पता है। नहीं देखिए, आरक्षण दिया जाना नहीं दिया जाना वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हुड्डा साहब भी जब कहते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे तो उसका मतलब क्या है? 4 अलग अलग समुदायों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी, तो संदेश देने, ये तो संदेश देने होते हैं। बिल्कुल, ये पार्टी संगठन की राज्य इकाई की जो कमान है वो ओबीसी समुदाय के नेता को सौंपी गई है। तो वो मैं समझना चाह रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा फैसला हो सकता है कि जातिगत समीकरण साधने का बीजेपी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार हमेशा 36 बिरादरियों की पार्टी है, उसमें हर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। लेकिन बीजेपी लगातार झूठ बोलने का प्रयास करती है, जुमला देने की कोशिश करती है। कहते हैं हमने तो देश को प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, जो कि प्रधानमंत्री ओबीसी खुद है भी नहीं, वो तो सिर्फ वैसे समुदाय से है गुजरात के। लेकिन ये झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को अब इतना समझ में आ गया है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि बीजेपी झूठ बोलने का प्रयास कर रही है। देखिए, अहंकारी प्रवक्ता बीच में ना बोले, क्योंकि अहंकारी प्रवक्ता के कहने से मैं नहीं बोलने वाली हूँ, और हमारी पार्टी को क्या बोल रहे हो पता तो होना चाहिए आपको। नहीं बोलेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आप बताइए ना, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते ना, आप जवाबदेह हैं कि आपने कितना काम किया कितना नहीं, बस ये कहने लगते हैं कि अरे प्रवक्ता ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आपने ये बताइए 9 साल में आपने काम क्या किया? आप बदलिए अध्यक्ष, आप अध्यक्ष बदलिए, आप मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी का जाति प्रमाण पत्र देखकर आए हो क्या? बोल रहे हैं आपको वोट आपके पास है क्या? आप तो आप मुझे एक बात बताइए, आप जरा झूठ बोलती जाएंगी, आपको टोकेगा नहीं कोई क्या? कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर पत्र है क्या आपके पास? साउथ के अंदर पहले बंद हो चुके थे, और कैसे आपने कह दिया कि वो ओबीसी नहीं है? तो उसके बाद से तो आपको पता ही होगा। वैसे भी इस देश के अंदर जो आपने जो एक जहर बोने का काम किया, वो अब मोहब्बत फैलने, पूरे देश के अंदर मोहब्बत फैल रही हो। क्यों? क्योंकि आपने नफरत की राजनीति शुरुआत की, नफरत की राजनीति अब खत्म होने जा रही है। और हरियाणा प्रदेश की, अगर मैं इस हरियाणा के संदर्भ में बात करूं, आपने बहुत 9 साल तक तो खूब सत्ता की मलाई चाटी और इस प्रदेश को 3 गुना कर्जे में कर दिया। लेकिन आप बोलने के लिए एक भी व्यक्ति, आपके नेता या आपके प्रवक्ता, आप खुद भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विजेंद्र रेणु जी के पास, यही सरकार, यहाँ की रेणु साहब के पास चल रहे सवाल के साथ, उससे पहले तंवर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं अमृत घोटाला के तहत, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादातर मामलों में परिवारवाद की बड़ी बात करते हैं,
मैं तो 1 मिनट में इनके परिवारवाद का जो विषय वो आपके सम्मुख और हरियाणा प्रदेश के सामने रखना चाहूंगा। अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी, वो कौन सा वाद है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक, प्रेम कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर आज केंद्र में मंत्री है, वेद प्रकाश गोयल का बेटा पीयूष गोयल, ये कौन सा परिवारवाद नहीं है? देवेंद्र प्रधान का बेटा धर्मेंद्र प्रधान, रिंचिक खारुका किरण रिजिजू और गंगाधर पंत फडणवीस का बेटा देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे का बेटा नितेश राणे, विजय राजे सिंधिया वसुंधरा राजे सिंधिया और वीरेंद्र सिंह डूमर का और उनका बेटा जैसे विजेंद्र जी और उनकी पिछले उसमें धर्मपत्नी रही विधायक। तो ये कौन सा परिवारवाद की बात थी? इसका विषय ये जब भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह की बात करे कम से कम इस बारे में जरूर चर्चा करे कि ये कौन सा परिवारवाद नहीं है। अरे बोलने से कुछ नहीं होता भैया, अपने ऊपर लागू करके देखो। निश्चित तौर पे अगर आप परिवार होना या परिवार से ही पार्टी होना, इसमें भी तो फर्क है ना। समय मत खराब किया करो, ये मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। और सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की यही बात है। अरे अपनी तरफ देख लो, अपने निर्वाण में झांक के देख लो। चलिए अभी जॉन साहब, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना, लेकिन रेणु साहब को काफी देर से समय नहीं मिला। रेणु साहब देखिए, जात पात को लेकर बीजेपी कहती है कि हम नहीं करते हैं जात पात की राजनीति और हम इन तमाम चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय से बनाए गए हैं। हालांकि जाट समुदाय को लेकर आप ये कह रहे थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है, तो ओपी धनखड़ को भी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय सचिव के। पहली बात तो ज्योति जी, राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी और एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी में जमीन और आसमान का अंतर है। एक प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय सचिव बनाया जाना, मैं मानता हूं उसको खुड्डे लाइन लगाने वाली बात है। दूसरी बात, जैसे बार बार बात आ रही है कि कहीं ओबीसी को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो ओबीसी को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या जाट समुदाय की वोट की ताकत नहीं होती क्या? उसमें भी तो उसकी वोट में भी तो उतनी ही ताकत है जितनी ओबीसी समाज की। देखिए, ये जाति की राजनीति तो रेड्डू जी कर रहे हैं बढ़िया से। दूसरी विशेष जाति को इन्होंने जाट की रट लगा रखी है। तो इस पूरी डिबेट में ये जाट एक रट पर है। ये बताइए किसने कहा कि जाट का निरादर हो गया? आपकी बात पहले भी कह चुके, फिर दोहरा रहे हैं। जाट की वोट की वैल्यू नहीं है, आपको किसने कहा? भाई डिबेट बाद में हो जाएगी, पहले अपना कह चुके, फिर दोहरा रहे हैं। सुने, तू पहले अपना ही फैसला कर ले, डिबेट बाद में कर लेंगे। कर लो ना, आ जाओ। ऐसा है, सुने चौहान साहब, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। कह दिया सुनो, ये जो ना बच्चे की तरह बीच में टुकर मत किया करो, ये टुकर मत किया कर बीच में। एक ही बात को अरे भाई तेरे को याद नहीं रहते तो लिख लिया। अच्छा लगता है कि ऐसे जाट करना। तो बात सुन, ये ऐसे टुकर मत किया कर, ज्यादा अपने आप को बड़ा प्रवक्ता मत बना दूं। अरे टुकर खुद कर रहे हो, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ज्यादा बड़ा प्रवक्ता मत बन। ये हम जाति की रट लगाना कहाँ की राजनीति है? आधे से ज्यादा टाइम लेते हो और सबको मुंह में डालने का प्रयास करते हो। अरे क्या होता है डिबेट? हर सांस में जाट लगा रखी है आपने। जाट की वोट की वैल्यू नहीं है, किसने कहा आपको जाट की वोट की वैल्यू नहीं है? अरे ओम प्रकाश धनखड़ जी जाट समुदाय से आते हैं, हमारे मुझे तो आज राष्ट्रीय सचिव हैं। आप जाट के ठेकेदार हो क्या? आप जाट के ठेकेदार हो क्या? रेड्डू जी ये बताओ, आपने टेंडर ले रखा है जाटों का क्या? आप जाट के ठेकेदार हो क्या? देश के उपराष्ट्रपति जाट समुदाय से आते हैं, हमने बनाए हैं। अरे तन्ना ले रखा भाई, तू तड़ाक पे आ गया। ये जो जातिवादी गुंडागर्दी है ना, ये डिबेट में नहीं चलने दूंगा मैं। और क्या करूं मैं? ये डिबेट में जो भाषा बोलते हो ना, ये तू तड़ा के थारी पार्टी में चलती होगी, यहाँ नहीं चलेगी। आपके बीच में बोलो, इस गुंडागर्दी के कारण इंडियन नेशनल लोकदल जीरो पर गई है। वीरेंद्र जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए। और देखिए, ये किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन रेणु साहब तू तड़ाक भी नहीं चलेगा सर, तू तड़ाक भी नहीं चलेगा। लेकिन इन्होंने सबको सुना, तो आप इनको सुने चौहान साहब, इनको अपनी बात कहने दीजिए। अरे ये एक ही रट कैसे लगा सकते हैं? कैसे सरकारी बना रखा है? नहीं, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं रेणु साहब? आप भी सम्मानित नहीं, आप भी हमारे सम्मानित मेहमान हैं डिबेट के, वो भी। जाट का पेटेंट करवा रखा है क्या? नहीं, सम्मानित मेहमान है तो ये सरकारी हमारे ऊपर ही। हमने उपराष्ट्रपति ये जो बोलेगा बोलता ही रहेगा सबके बीच में। चौहान जी, आप इनको अपनी बात कहने दीजिए सर, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन ये भाषा भी नहीं चलेगी रेणु साहब, ये भाषा नहीं चलेगी। और आप इनको अपनी बात कहने दीजिए। मेरी बात होगी जब जनता के तो आप अपनी बात कहिए ना, आप अपनी बात कहिए। नहीं, आप इसको म्यूट क्यों? मैं इनको रोक रही हूँ सर, आप पर्सनल कमेंट भी ना करें ना। म्यूट क्यों नहीं करवाते इसको?
मैं मुझे लगेगा तो मैं म्यूट करवा दूंगी सर। अभी तक सभी सबके बीच में बोल रहे हैं। मैं खुद कह रही हूँ, केवल आप दूसरे के समय में नहीं बोलते, बाकी सभी बोल रहे हैं। अब तक की डिबेट में इसने किसी भी प्रवक्ता को नहीं बोलने दिया, मैं सुन रहा था। आप विषय पर बात नहीं करना चाहते। नुमाइंदा वो होता है जो अपनी कमियों को ध्यान से सुने। बोली के कारण ये सरकार को बदनाम कर रहा है ऊपर बैठ करके, तमीज नहीं है। ये सरकार को बदनाम कर रहे हो, मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हो। सरकार का नुमाइंदा बात को सुनता है और उस बात के ऊपर अमल करने वीरेंद्र का जी, काम इनको बोलने दीजिए। आप इनको बात क्यों नहीं कहने दे रहे हैं? बना करके चौहान साहब, आप बात क्यों नहीं कहने दे रहे हैं? कि सरकार की कमियों को सुनना चाहिए। ये तू तड़ाक के लिए मैंने इनको टोका, तू तड़ाक के लिए मैंने टोका इनको। का काम करने का काम करना है। मान गए क्या? तो अभी आप भी तो नहीं माने, आप भी तो शांति से नहीं सुन रहे हैं ना। नहीं, आपके ये चिल्ला चिल्ली है, समय की बर्बादी करते हैं आप दोनों मिलकर। करके सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आप न कांग्रेस को बोलने देते, न आपको बोलने देते, न किसी विशेषज्ञ को बोलने देते। क्या भाई आप इतने ज्यादा विद्वान? क्यों आप डिबेट करने का तरीका ही सिखाते रहेंगे क्या रेडू साहब? पहले वाक्य के बाद आप लगातार ये बात कर रहे हैं, विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने खुद इनको कहा कि इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। नहीं ज्योति जी, मैं मेरी डिबेट ही खराब कर दी। जो मैं टॉपिक सोच करके बैठा था वो खराब करने का काम करते हैं। इनका मकसद ही है कि खराब करवा दो, बोलने ना दो किसी को। ठीक है, जादौन साहब आखिरी कमेंट। ये कोई प्रवक्ता किसी को नहीं बोलने देता। मैं कितना बड़ा समझदार हो आप। अगर ऐसे आदमी थे, आप जर्नलिज्म में थे, तो आप एंकर बनते ज्योति की तरह बैठ करके सभी को टोकने का काम करते। ये विषय नहीं है। किसको क्या बनना था क्या नहीं बनना था, ये समय बर्बाद करना आप लोग। जादौन साहब से मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी चर्चा का। नहीं, मैं विषय पर बात हो तो विषय पर बात करनी है तो कीजिए। जादौन साहब, तंवर जी आएंगे, समय में बचा के सुनिए भी। हम बात एंकर से चुनाव का समय आ चुका है और जो भी क्या मतलब है, पार्टियों में फेरबदल हो रहे हैं, सरकार में फेरबदल हो सकते हैं और तमाम तरह की घोषणाएं हो रही है, तो ज्योति जी मेरी बात टारगेट करके ही किया जा रहा है। तो ये सोचना तरह तरह के अर्थ निकालने का मुझे लगता है कि कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। और जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनको अपना घर संभालना चाहिए। जहां संगठन नहीं है तो वो संगठन खड़ा करें और जो भी अच्छे जो देखें कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की नब्ज को पकड़ने का काम करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना एजेंडा तैयार करें, अपना चुनावी घोषणा पत्र लेके चुनाव में जाए। तो ये समय उसका है तैयारी का, बजाय इसके दूसरे के घर में झांकने के, अपने घर को देखने की, उसको संभालने की जरूरत है। रेडू साहब, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन सर केवल विषय पर अगर बात करें, आप लोग भी बार बार जाट समुदाय की बात करते रहेंगे तो आप लोगों पर भी तो टैग लगेगा ना। कहना चाहता हूँ, देखो ज्योति जी, अगर इनको इस डिबेट पर इतना ही एतराज था तो शुरुआत में कह देना चाहिए था हमारा घरेलू मामला है, इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। मत करने देते। जब डिबेट में हमारे को बिठाया तो हम अपने विचार तो देंगे, और विचार देंगे तो उनको सुनो। अगर आपको बुरा लगता है कि हमारे घर में झांक रहे हैं, हमारे घर में आप तो वहीं रुक गए हैं, आप तो वहीं रुक गए हैं। आप छोड़ के चले जाते हैं, हम बोल के चले जाते हैं। ठीक है, तंवर जी को कुछ कहना, तंवर जी बोलो। ज्योति जी, थोड़ा शिष्टाचार सिखाइए इनको भी। नहीं नहीं सर, मैं किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ, वो खुद प्रबुद्ध प्रवक्ता है अपनी पार्टी के। मैं 5 सेकंड नहीं लूंगा। मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ, प्रबुद्ध प्रवक्ता तो प्रवक्तापन आप सभी हैं, बट आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे। का काम करें। ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए चलो मैं 5 सेकंड लूंगा, अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, जब किसी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है, मेरे हिसाब से उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो प्रदेश अध्यक्ष असफल हो, या प्रदेश अध्यक्ष सरकार के खिलाफ हो और मुख्यमंत्री से उसका अविश्वास हो गया हो, और या फिर जातीय समीकरण उसमें साधने का काम पार्टी कर रही है। अब ये खुद कहते हैं कि वो बड़ा सफल प्रदेश अध्यक्ष रहा है और बहुत पन्ना प्रमुख तक उन्होंने संगठन को खड़ा करने का काम किया। आफ्टर दैट उसको चेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसका अविश्वास हो सकता है या फिर जातीय समीकरण हो सकता है। 3 में से 2 ही फैक्टर बचते हैं। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि अविश्वास भी नहीं है, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। तंवर जी, एक ही बात काम क्या है, तो जाट में क्या कमी थी? रेणु जी, पहले तो आप गुस्सा हो गए थे, आप विषय पर नहीं बोले, अब आपको 3 बातें कहनी, 4 बातें कहनी। सर टाइम नहीं है, वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है मुझे। ज्योति जी, मैं किसी के बीच में नहीं। ठीक है सर, अच्छी बात है आपकी, अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है आपकी, मैं तारीफ करती हूँ। ज्योति जी, जिस प्रकार से आज की डिबेट का विषय था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव, निश्चित तौर पे ये पार्टी का आंतरिक मामला है। इस विषय में सबने साथियों ने अपनी बात रख दी। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा,
आज जिस प्रकार का वैश्विक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और जन सुविधाओं का मॉडल दिल्ली और पंजाब में, और आज 90 के 90 हल्के बाट देख रहे हैं, कब आम आदमी पार्टी यहाँ शासन में आए और जो चौहान विगत जी, के 75 मुझे साल की बिल्कुल बेकायदगी समय नहीं है, वो लेकिन समाप्त एक ही वाक्य में अगर आपको कोई बात अपनी कहनी है तो बहुत जल्दी। केवल एक ही वाक्य। हरियाणा में किसी भी राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी समेत मैं कह रहा हूं, किसी एक जाति का ठेकेदार खुद को घोषित करने का हक नहीं है। जिस तरह से इनेलो के प्रवक्ता लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जाटों की चिंता इनको ही है, इससे ये साफ होता है कि जातिवाद का जहर घोलकर ये जाटों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जाट बावड़े नहीं हैं जो आपकी बातों में आ जाएं। अगर वो आते तो आप सियासत में नकारे नहीं जाते। 20 साल से सत्ता से बाहर हो, क्योंकि आपने जाटों के साथ भी बदसलूकी की, आपने जाटों के साथ भी बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया, जाटों का दुरुपयोग किया आप लोगों ने, जाटों को गुमराह किया आप लोगों ने। जाटों के ठेकेदार आप अकेले नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी सब समुदायों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी में जाट नेता। तो बीजेपी के फैसले को लेकर हमने चर्चा की, चुनाव पर क्या असर रहेगा इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।